हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 12 और अध्याय का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक बना दिया है, यानी पहला पार्ट बना दिया है, जिसमें मैंने समरी तथा 11 ऑब्जेक्टिव को कवर किया है। साथ ही मैंने इस क्लास के लेसन 1 से लेकर लेसन 11 तक का ऑब्जेक्टिव बना दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से जाकर के आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है 12th नंबर ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि 11 क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में बताया है। भारतीय मूल का फसली पौधा जिसका अमेरिका में पेटेंट करवा लिया गया है। तो उस समय मैं आपको बता रहा था, पहले पार्ट में मैंने बताया था कि भारतीय मूल का कौन सा फसली पौधा है जिसका अमेरिका ने पेटेंट करवा लिया। तो अगर आपने सारांश अच्छा से देखा होगा, यानी पहला पार्ट, तो आप समझ गए होंगे कि मैं बासमती चावल की बात कर रहा था। बासमती चावल भारत में पाया जाता है, बहुत पहले से हमारे यहाँ ये पाया जाता है, लेकिन अमेरिका ने हाल ही में कुछ वर्ष पहले इसका पेटेंट करवा लिया। ठीक है, पेटेंट मतलब इस पर अपना ट्रेडमार्क करा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया कि बासमती चावल अमेरिका की देन है, जो कि सरासर गलत है। तो यही बात है बासमती चावल। सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी गोल्डन राइस जिसे हम लोग कहते हैं, उसे सुनहरे चावल भी कहते हैं। तो उसमें कौन सा विटामिन है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो याद रखिएगा, गोल्डन राइस में विटामिन ए क्या पाया जाता है, तो ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बीटी टॉक्सिन है, यानी बीटी टॉक्सिन यानी विष। इस तरह का एक क्वेश्चन शायद पिछले पार्ट में भी आया था। आप यहां समझिएगा कि बीटी टॉक्सिन क्या है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन, अंतःकोशिकीय क्रिस्टलित प्रोटीन। दूसरा ऑप्शन है बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलित प्रोटीन, और तीसरा है लिपिड, चौथा है अंतःकोशिकीय लिपिड। यानी इन चारों में से बीटी टॉक्सिन क्या है ये बताना है। तो देखिए, बीटी टॉक्सिन क्या है, वह बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन है। ठीक है, बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन है। अगला देखते हैं, बीटी आविष के रवे कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं, परंतु जीवाणु स्वयं को नहीं मार पाते हैं, क्योंकि अब देखिए जो बीटी विष बनता है वो जीवाणु में ही बनता है, लेकिन उस विष से वही जीवाणु क्यों नहीं मर जाता, क्यों नहीं मरता, इसके उसके मतलब क्या कारण हो सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तब मैं आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन है आविष जीवाणु की विशेष थैली में मिलता है, दूसरा है आविष निष्क्रिय होता है, तीसरा है आविष अपरिपक्व होता है, और चौथा है जीवाणु आविष के लिए प्रतिरोधी है। देखिए क्या होता है, जो बीटी आविष जिस जीवाणुओं में मिलते हैं, तो जब तक उन जीवाणुओं में रहते हैं तब तक क्या करते हैं, वो निष्क्रिय में रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है, इसलिए वह जीवाणु को नहीं मार पाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, वायरल परीक्षण संबंधित है। वायरल परीक्षण जो होता है वो किससे संबंधित है ये बताना है। तो ऑप्शन से पीत ज्वर से, मलेरिया से, कोलेरा से, और चौथा है टाइफाइड से। तो वायरल परीक्षण किससे संबंधित है, ये टाइफाइड से ही संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। जोंक कौन सा पृथकारी पदार्थ स्रावित करता है, पृथकारी पदार्थ स्रावित करता है, जोंक के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन देखते हैं, हिरुडिन, दूसरा है सीरोटोनिन, तीसरा है हिपेरिन, और चौथा है हिस्टामिन। ठीक है, तो कौन सा स्रावित करता है, वो स्रावित करता है हिरुडिन। तो जोंक कौन सा प्रतिथकारी पदार्थ स्रावित करता है, तो कौन सा पदार्थ स्रावित करता है जी, हिरुडिन। हिरुडिन। मानव के बौनेपन के वृद्धि हेतु किस हार्मोन का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो जो देखिए मानव में क्या होता है, बौनेपन हो जाती है, यानी उसमें वृद्धि रुक जाती है, तो उसके वृद्धि के लिए किस हार्मोन का निर्माण किया गया है ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं, कोकीन, दूसरा है प्रोटोपिन, तीसरा है एंडोकार्पिन, और चौथा है यूमिलिन। ठीक है, यूमिलिन। तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि बौनेपन की वृद्धि की बात हो रही है। यहाँ पे बौनेपन हो गए है, तो उसमें वृद्धि के लिए किस हार्मोन का निर्माण किया गया है।
तो उसके लिए जो हार्मोन है उसका निर्माण किया गया है वो है प्रोटोपिन। प्रोटोपिन का निर्माण किस लिए किया गया है? प्रोटोपिन का निर्माण किस लिए किया गया है? तो बौनेपन को दूर करने के लिए यानी वृद्धि करने के लिए। अल्फा एक एंटीट्रिप्सिन यानी मानव प्रोटीन का उपयोग निम्न में से किसके निदान में होता है? तो सीधा सा बताना है कि जो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन है उसका उपयोग किसके लिए करते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे एड्स, कैंसर, और तीसरा ऑप्शन है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जबकि चौथा है इन्फासीमा। तो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन का यूज एम्फासीमा के लिए ही करते हैं। 20 है, निम्न में से कौन जीन फसल को छेदक से बचाता है? ठीक है, इसमें से आपको जीन का नाम बताना है जो फसल को किस लिए बचाता है? तो छेदक से बचाता है। ठीक है, तो कौन सा जीन है देखते हैं। क्राई एसी, क्राई आई ए बी, क्राई यानी 1AB है और क्राई 2AB है, और ये है ये सभी। ये देखिए ये जो सभी जीव हैं ये यानी ये सभी जीन है वो फसल को छेदक से बचाते हैं। तो ये सभी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? एडिनोसिन डीएमिनेज को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? ऑप्शन है मानव वृद्धि हार्मोन द्वारा, जीन थेरेपी द्वारा, तीसरा है इंटरफेरॉन का उत्पादन करके, और चौथा है एंटीबायोटिक्स बना करके। तो किसके तरह दूर कर सकते हैं? तो जीन थेरेपी द्वारा दूर किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना व्यवस्थित अनुमोदन एवं क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग कहलाता है? तो मैंने आपको पहले बताया था क्या कहलाता है, वो बायोपैरेसी कहलाता है। 23 नंबर है, संकरण की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? संकरण की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी मैंने आपको सारांश में कवर किया था। किसके लिए करते हैं उसको? तो ऑटो रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। किसके लिए? ऑटो रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। भारतीय पौधों में विदेशी डीएनए स्थानांतरण में सामान्यतः प्रयोग की जाती है, यानी जो भारत के पौधे हैं उसमें विदेशी डीएनए का स्थानांतरण होता है वो किसमें किया जाता है, ये बताना है आपको। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। ठीक है, तो यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे अधिक ट्रांसजेनिक पौधे किस देश में विकसित किए जा रहे हैं? तो सबसे ज्यादा जो ट्रांसजेनिक पौधा है यानी जीन रूपांतरित जीव जो होते हैं वो कहाँ पे उनका उत्पादन हो रहा है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन आप जैसे ही नजर दौड़ाइएगा तो क्या है, फिनलैंड नहीं तो क्या है, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा यूज यानी क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से किसमें हो रहा है? यानी जो जैव प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग किसमें कर रहे हैं? चिकित्सा शास्त्र में, संसाधित खाद्य में, जैव सुधार में, या फिर ये सभी में? तो देखिए जो जैव प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग तो हम लोग सभी क्षेत्रों में कर रहे हैं। जैव सुधार भी करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी करते हैं, और संसाधित खाद्य पदार्थ भी उससे बनाते हैं। तो ये सभी सही ऑप्शन होगा। बीटी विष किस जीन का द्वारा कूटबद्ध होता है? यानी जो बीटी जीन होता है वो या एक तरह का विष है वो वास्तव में वो किसके द्वारा कूटबद्ध होता है? ठीक है, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला CRY क्राई। तो देखिए यही है, क्राई द्वारा ही कूटबद्ध होता है। चलिए आगे देखते हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग संबंधित है। तो यहाँ पे मैं मिसस्पेल कर गया। बायो पेटेंट संबंधित है। तो बायो पेटेंट किससे संबंधित है? तकनीकी ज्ञान के लिए, दूसरा है नए उत्पाद तथा आविष्कार के उत्पादन के लिए, तीसरा है नई डिजाइन की गई प्रविधि के लिए, और ये चौथा है ये सभी। ठीक है, तो देखिए बायो पेटेंट है वो तकनीकी ज्ञान के लिए भी होता है, पेटेंट करवा लेते हैं ना, एक तरह से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, नए उत्पाद और आविष्कार के लिए भी कराते हैं, नई डिजाइन के लिए भी करते हैं, यानी ये सभी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस विभेद अपूर्ण कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, अपूर्व कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, जैव उर्वरक, और दूसरा है बायो इंसेक्टिसाइड, तीसरा ऑप्शन है बायो मिनरलाइजेशन, और चौथा है बायोमेटलॉर्जिक तकनीक। ठीक है, तो जो बैसिलस यूरिनथिएंसिस है वो किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो वो प्रयोग किया जा रहा है
बायो इंसेक्टिसाइड पौधों के लिए। हमारे रक्त में निम्न में से कौन नहीं पाए जाते हैं, यानी हमारे जो शरीर है उसमें जो रक्त पाया जाता है उसमें कौन सा नहीं पाया जाता है। तो पहला है प्रोटियोजेज, दूसरा है न्यूक्लियोजेज, दूसरा है, तीसरा है दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में कौन सा नहीं पाया जाता है, तो देखिए ना ही प्रोटियोजेज पाया जाता है ना ही न्यूक्लियोजेज पाया जाता है, यानी ये सही ऑप्शन हो जाएगा ये दोनों। तो हमारे शरीर में प्रोटियोजेज भी नहीं पाया जाता है और न्यूक्लियोजेज भी नहीं पाया जाता है। चलिए अब इसी के साथ बढ़ जाते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, गोल्डन राइस में, तो यहीं पे एक बार और ये क्वेश्चन ये रिपीट आया था। मैं चाहूंगा इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए किसके लिए यूज किया जाता है, विटामिन ए। उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए। एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। निम्न में से कपास का वॉल वर्म है, इसमें से जो कपास का वॉल वर्म है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके हैं क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई 1AB, और यहाँ पे फिर डी में है क्राई 1AC, क्राई 2AB, ये सब यानी ये है डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे 1B होना चाहिए। जैव डकैती, यानी जैव डकैती निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, अब देखिए जैव डकैती जैसे मैंने आपको बताया था बायोपायरेसी, उसी को यहाँ पे जैव डकैती कहा जा रहा है। तो किससे संबंधित है, पारंपरिक ज्ञान से, जैव अणु तथा जैव संसाधनों के जीन को निकालना, तीसरा है जैव संसाधन और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए जो जैव डकैती है वो पारंपरिक ज्ञान से संबंधित भी है, जैव अणु जैव संसाधन इन सभी से संबंधित है, यानी सही ऑप्शन यही होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला देखते हैं। कुछ जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न B7 टॉक्सिन के क्रिस्टल स्वयं बैक्टीरिया को क्यों नहीं समाप्त करता है, क्योंकि, चलिए ऑप्शन देखते हैं। जीवाणु विष के लिए प्रतिरोधी होते हैं, टॉक्सिन अपरिपक्व होता है, टॉक्सिन अक्रिय होता है। तो देखिए ये वही क्वेश्चन है, इसको घुमाकर पूछा जा रहा है। तो क्या है ऑप्शन, टॉक्सिन अक्रिय होते हैं। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा कीटनाशी पायरेथ्रम का बनाया गया है, निम्न में से किसके द्वारा कीटनाशी पायरेथ्रम बनाया जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन है पहला है साइमोपोगोन, दूसरा है टेफ्रोसिया, तीसरा है क्राइसेंथेमम। तो देखिए यही सही है, क्राइसेंथेमम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला है आरडीटी में प्रयुक्त रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज निम्न से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आरटीडी में जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इस्तेमाल होता है उसको कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन है प्लाज्मिड से या फिर है बैक्टीरिया कोशिका से। तो याद रखिए कहाँ से निकालते हैं, बैक्टीरिया कोशिका से ही निकालते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम जो होता है जिसे हम लोग प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं, उसको कहाँ से निकालते हैं, बैक्टीरिया कोशिका से निकालते हैं। निम्नलिखित में से कौन पीसीआर का एक चरण है। ठीक है, तो निष्क्रियकरण, तापनशीलन, विस्तार या फिर इनमें से सभी। तो क्या है, इनमें से ये सभी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। टीआई प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है, यानी जो टीआई प्लाज्मिड होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कवर किया था, किससे बनाते हैं, यहाँ पे है आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस से। 39 नंबर है सुपर बग की खोज किसने की, सुपर बग की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो सुपर बग की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही 40 नंबर है डॉली नामक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दात्र कोशिका थी। ठीक है, दात्र कोशिका यानी जो डॉली नामक भेड़ को बनाया गया था, क्लोन बनाया गया था, उसके लिए कौन सी कोशिका थी जो दात्र थी। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कहाँ से दान लिया गया था, कहाँ से वो कोशिका को निकाला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है उदर की, दूसरा है त्वचा की, तीसरा है जीभ की और चौथा है कर्ण उभार की। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया था, जीभ की कोशिका को लिया गया था। फ्रेंड्स, इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत है उससे भी कमेंट लिखिएगा।
यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।